देखो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आवाज आ रही क्लियर ना? यस सर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है, और उसके बाद जाके हमने पढ़ा TIR, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो और कंडीशन फॉर TIR क्या था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताओ जरा, TIR क्या था? TIR क्या था? प्रीति, मानसी? भैया इसमें जब लाइट भेजते थे तो एक क्रिटिकल एंगल होता था। हाँ, लाइट उससे कहाँ से जब कहाँ, किस मीडियम से किस मीडियम में भेजते हैं लाइट? डेंसर से रेयर में। हाँ, डेंसर से रेयर के लिए। और क्या था कि कंडीशन क्या थी? क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा इंसिडेंट एंगल अगर होगा तो लाइट जो होगा वो उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं TIR। तो कंडीशन फॉर TIR हमारे पास दो थे, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और दूसरा क्या था कि लाइट शुड इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा क्या होता है, बताओ। क्रिटिकल एंगल को किससे दिखाते हैं हम? IC से। क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, ठीक है। यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल था जहां पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो कितना हो जा रहा था? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा उस इंसिडेंट एंगल को क्या बोल रहे थे हम? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल? क्या था वो रिलेशन, याद है? म्यू इज इक्वल टू क्या था? 1 साइन आई सी। इन्वर्सली हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना। तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वहीं पे क्रिटिकल एंगल घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस वजह से। अब उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास अच्छा, एप्लीकेशंस भी हमने पढ़ लिए थे TIR के, कहाँ कहाँ पे था? तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, है ना, जो डायमंड की चमक होती है उसमें हमने पढ़ा। प्रिज्म में हमने पढ़ा था कि प्रिज्म में हम 90 डिग्री और 180 डिग्री से लाइट को क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन। और हमने पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या थे? जो डाटा ट्रांसमिशन, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के काम में आ रहे थे, ठीक है, जिसमें कोर था बीच में और ऊपर क्या था? क्लेडिंग, ठीक है। तो वहां पे भी TIR का कॉन्सेप्ट यूज करा था। और फिर हमने पढ़ा था मिराज, है ना, मिराज में भी कॉन्सेप्ट लगता है TIR का। तो ये अभी हमने किया है, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमने रिफ्रैक्शन का जो पार्ट पढ़ा वो मिरर के लिए कर लिया। अब मिरर के बाद हमारे पास अब लेंसेज की जब हम बात करेंगे तो लेंसेज के लिए पढ़ने से पहले हमें स्फेरिकल सरफेस के बारे में थोड़ा सा समझना है ना, कि स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर क्या है, तो उनको यहाँ पे समझने वाले हैं, ओके। तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो देखो ध्यान से, ये स्फेरिकल सरफेस जो है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये, तो अगर हम जब कभी भी किसी भी लेंस या मिरर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो कोई भी लेंस की बात करता हूँ या मिरर की हम बात करते हैं, तो वो क्या, एक स्फीयर का एक पार्ट हम मान लेते हैं। जैसे ये जो हमारे पास लेंस है ये ना दो कर्व से मिलके बना हुआ है। कौन सा दो कर्व? तो एक तो ये साइड वाला कर्व है ना, इस कर्व को अगर हम मान लो क्या करते हैं, एक स्फीयर के फॉर्म में बदले तो ये एक स्फीयर बनेगा, है ना। और इधर से अगर इस वाले कर्व को देखेंगे तो इसका स्फीयर इधर बन जाएगा, ठीक है। तो दो हमारे पास अलग अलग स्फीयर बन जाते हैं। इससे हम ये बोल सकते हैं कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये इस स्फीयर का पार्ट है और ये वाला जो कर्व है वो इस स्फीयर का पार्ट है। तो बेसिकली स्फीयर से ही काट करके वो बनाए गए हैं। तो इसीलिए स्फेरिकल सरफेस को यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। हम एक एक करके मतलब यहाँ पे सरफेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फिर दोनों को बाद में कंबाइन करके हमारा लेंस लेंस बनता है और जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला से पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जो हमारे पास सरफेसेस होते हैं, है ना, ग्लास के जो सरफेस होते हैं, है ना, उनको हम कॉनकेव कॉन्वेक्स कब बोलते हैं? तो ध्यान होगा जो ये अगर हमने क्या करा था
जैसे कि अगर मान लो ये हमारे पास एक पार्ट है, ठीक है, मतलब कोई कांच है हमारे पास, ग्लास है ना, उसको मैंने इस तरह से कट कर रखा है, और ये हमारे पास पूरा ऐसा, ये ग्लास है पूरा, ठीक है, और ये बाहर से क्या उभरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले को देखोगे तो ये भी पूरा ग्लास है हमारे पास, इधर मतलब एक साइड हमने ऐसे कट कर दिया और पीछे पूरा ग्लास है, कांच है ना। तो ये जो सरफेस ये अंदर धंसा हुआ है ना, अंदर की तरफ दबा हुआ है, जब केव जैसा बन रहा है यहाँ पे, गुफा जैसा है ना, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अगर पीछे पेंट कर दिया हमने तो इसको मिरर बोलेंगे, अगर पीछे पेंट नहीं किया, ये पूरा ग्लास होगा, तो उसको सिर्फ हम क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव सरफेस स्फेरिकल ग्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के सरफेस को हमें पढ़ना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को, ठीक है। अब जो हम इनके डेरिवेशंस को पढ़ेंगे तो उनके डेरिवेशन में हम कुछ अजम्पशंस को बार बार मान रहे होंगे, ठीक है। वो अजम्पशंस क्या है, तो ये अजम्पशंस देखो ध्यान से। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी हाइट नहीं होगी, है ना, उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ काफी डिस्टेंस पे रखा हुआ मान सकते हैं, यानी कि उसका जो साइज है वो नेग्लिजिबल है, तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके यहाँ पे इसकी डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने पहला जो अजम्पशन माना है, जितने भी डेरिवेशन आएंगे भी तीन चार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इसी से हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी बनाने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान है, एक डेरिवेशन समझ जाओगे ना तो सारे उसी पैटर्न पर है, बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एक को ध्यान से समझोगे सभी समझ आएगा तुम्हें आसानी से। डेरिवेशन बड़े ही सिंपल है और एग्जाम में ही पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। तो पहला अजम्पशन क्या है, पहला अजम्पशन है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो पॉइंट साइज का रहेगा, ठीक है। दूसरा अजम्पशन क्या है कि एंगल इज वेरी स्मॉल, जो कि हम पहले भी देखते आए थे कि अब जो हम एंगल लेते थे वो स्मॉल होते थे, तो स्मॉल एंगल के केस में हम क्या बोलते थे, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो साइन थीटा इक्वल हो जाता है थीटा के, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा थीटा के, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है अगर एंगल स्मॉल होता है तो 1 के, ठीक है। याद रखना साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब वहीं पे अगर मान लो टेन थीटा अगर मैं पूछ लूँ तो टेन थीटा क्या होता है, तो साइन बाय कॉस ही तो टेन होता है, तो थीटा बाय 1 क्या बनेगा, थीटा ही बन जाएगा, तो टेन थीटा भी हमारा थीटा होता है। तो ये जब भी हमारा एंगल स्मॉल होता है तो ये अजम्पशन हम मानते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा अजम्पशन है कि अपर्चर इज स्मॉल। अपर्चर क्या था, अपर्चर था ओपनिंग ऑफ द लेंस और मिरर, ठीक है। किसी भी लेंस या मिरर की जो ओपनिंग होती है जिससे लाइट अंदर आ रही होती है, जैसे ये है ना सरफेस हमारा, तो ये इसकी ओपनिंग है, इसी से तो लाइट अंदर एंटर करेगी, तो जो इसकी ओपनिंग है ना, जिससे लाइट आ सकता है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। तो इसका अपर्चर हम स्मॉल मानते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से इसका भी अपर्चर क्या मानेंगे, हम स्मॉल मानेंगे। तो अपर्चर इज द ओपनिंग ऑफ द लेंस या फिर मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे तीन मेन अजम्पशंस हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं वो तुमसे, ये राइट द अजम्पशंस आल्सो, तो अजम्पशन भी पूछा जाएगा, तो ये अजम्पशन तुम्हें पता रहना चाहिए। पहला क्या बोला हमने, ये ऑब्जेक्ट इज ऑफ पॉइंट साइज, दूसरा एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल स्मॉल है तो ये तीन, साइन थीटा थीटा के इक्वल, कॉस थीटा 1 के इक्वल और टेन थीटा थीटा के इक्वल, ये हम लेके चलेंगे उसमें डेरिवेशन जब करेंगे। और अपर्चर इज स्मॉल, तो ये तीन अजम्पशन है हमारे पास जो हम इसमें जब भी इसकी डेरिवेशन करेंगे तो उसके अंदर इसका यूज करेंगे, ओके। अब सबसे पहले हमारे पास जो हमने सरफेस लिया है वो लिया है कॉन्वेक्स सरफेस, है ना, और उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना है इसको, ये एक तुम्हें समझ आ जाएगा, बाकी सभी इसके सिमिलर मिलते जुलते हैं और आसान है, ठीक है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये हमने मान लिया है, ये हमारा पूरा क्या है, ग्लास है, कांच है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है हमारे पास, कांच है, मिट ना जाए इधर। ये सारा का सारा इधर भी क्या है, पूरा कांच है, जिसको हम ग्लास बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारा क्या है, ग्लास है, ओके। यहाँ से ये जितना भी है ना, ये पूरा पोर्शन यहाँ पीछे, और इसका सरफेस जो सरफेस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो क्योंकि ये बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ टाइप में है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स सरफेस है। और हमने पहला अजम्पशन क्या बोला था, पहला अजम्पशन बोला था कि ऑब्जेक्ट इज ऑफ पॉइंट साइज, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैस साइज का है, पॉइंट साइज का। इसीलिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके यहाँ पर हमने इसकी कोई हाइट नहीं ली है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये देखो ध्यान से, ये पॉइंट साइज का,
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमने अजम्पशन में माना था। हम पढ़ने क्या वाले हैं इसमें, तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस ग्लास सरफेस से आगे रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, है ना, उसकी इमेज को हम फाइंड करने वाले हैं। तो हमारा जो क्या कहते हैं जो टॉपिक है वो है क्या, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर फॉर अ कॉन्वेक्स सरफेस। ये हमारा पूरा ग्लास सरफेस है ना, और इसके बाहर जो है वो एयर है ना। तो यहाँ पे बाहर वाला मीडियम कौन सा है, बाहर वाला मीडियम है हमारे पास एयर, और अंदर वाला ये वाला मीडियम कौन सा होगा, तो ये होगा ग्लास। तो जो हमारा एयर है वो हमारा कौन सा मीडियम हुआ, रेयर मीडियम हुआ, ठीक है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, μ1। और जो ग्लास है उसका वो हमारा डेंसर हुआ एज कम्पेयर टू एयर, तो ये डेंसर मीडियम हुआ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे हम यहाँ पे, μ2। ठीक है, तो ये चीज समझ आया कि एयर का क्या ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ग्लास का क्या ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ना इमेज फॉर्मेशन को ध्यान से समझ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ जाओगे तो सारा कुछ डेरिवेशन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, इससे हमने पास करी है एक रे, यहाँ से हमने एक पास करी है रे इस तरह से, और ये रे गया यहाँ पर इस सरफेस पे टकरा है। तो जो ये इंसिडेंट रे है ये इसको हमने इस तरह से बनाया। तुम्हें एरो लगाना है, इसमें एरो नहीं लगा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना, एरो के नंबर कट जाते हैं, कई टीचर काट लेते हैं, तो इस यहाँ पे एरो लगाना है इसमें। अब ये जैसे ही ये रे गया यहाँ पर, इससे स्ट्राइक होगा, इससे टकराएगा, टकराने के बाद अब यहाँ पर वो किधर मुड़ेगा ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि इस सरफेस के लिए नॉर्मल किधर है। तो जरा ध्यान देना, ये हमारे पास जो सरफेस है इसका नॉर्मल कहाँ बनाएंगे हम, तो क्योंकि ये जो पार्ट है ये एक स्फीयर का ही तो पार्ट है। अब अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो ध्यान दो इसका एक सेंटर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसको हम एक स्फीयर अगर मान लेते हैं, जैसे इस तरह से अगर मान लो इसको बड़ा सा स्फीयर अगर हम बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर भी आएगा। तो ये सेंटर मैंने मान लिया यहाँ पर, ठीक है, ये हमने सेंटर मान रखा है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है हमारे पास, ये पॉइंट सी हमारा डिनोट कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा, जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है हमारा, वो हो जाता है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कैसे, तो समझो इस चीज को बड़े ही ध्यान से। अगर कोई हमारा स्फीयर है, मान लो ये हमारा कोई स्फीयर है और इसका ये सेंटर है, यहाँ से कहीं भी अगर तुम रेडियस को ड्रॉ करोगे, चाहे यहाँ पे ड्रॉ करो, चाहे यहाँ पे ड्रॉ करो, चाहे यहाँ पे ड्रॉ करो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नॉर्मल कहलाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये जो हमने रेडियस बनाया है इससे पास होता हुआ अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो हमने देखो 10th क्लास में पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं, कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। तो जो हमारा ये रेडियस रहता है वो हमेशा टेंजेंट के हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो यानी कि उस स्फीयर का रेडियस जो भी बनाएंगे हम वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल। तो ध्यान देना सेंटर से खींचा, हालांकि सेंटर काफी क्लोज दिख रहा है इस क्लास के, वो यहाँ पे हमने ऐसे बना रखा है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के कहीं भी अगर कोई भी लाइन खींचोगी सरफेस पे, चाहे मैं यहाँ से लेके यहाँ भी खींच दूं, यहाँ से लेके यहाँ भी खींच दूं, वो सारे क्या रेडियस ही तो है, और रेडियस हमेशा क्या होता है, नॉर्मल का काम करता है। तो ध्यान रखना, ये जो हमारे पास सेंटर से खींचा गया सी से लेकर के यहाँ तक जो हमने खींची है लाइन, ये नॉर्मल है। क्लियर है, समझ आया ये नॉर्मल कहाँ से बनाया मैंने। अब यहाँ पे मान लो जैसे अगर मेरा ये स्फीयर ऐसा होता, तो यहाँ पे मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस होगा, है ना, ये भी नॉर्मल का काम करेगा। यहाँ बनाओगे ये भी नॉर्मल का काम करेगा, ये भी नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया है इस पॉइंट पर, तो मैंने यहाँ से इसको टच करा दिया, टच करा दिया, ये नॉर्मल का काम करेगा। अब नॉर्मल का पता होना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ये लाइट जा रही है, अब ये लाइट की ओरिजिनल पाथ तो ये वाली होगी, यानी इसको सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे सीधे जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि रेयरर से डेंसर जब वो जाता है तो बताओ वो किधर मुड़ता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ता है कि नॉर्मल से दूर मुड़ता है, बताओ, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो वो किधर मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ। और नॉर्मल हमारा कहाँ है, नॉर्मल हमारा ये रहा, इस पॉइंट को हमने एम नाम दिया, तो ये है हमारा सी एम। तो सी एम जो नॉर्मल है उसकी तरफ मुड़ जाएगा। मन देखो,
ये सीधे नहीं गया, ये सीधे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे गया नहीं, वो क्या हुआ, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया तो वो इस साइड में यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे आकर के वो बनाएगा इमेज, और जहाँ पे इमेज बनाएगा उसको हम नाम दे देंगे आई। तो समझ आया क्या, हमने इस जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से रे पास करी, ये रे पास करी तो इस तरह से गया, यहाँ पे स्ट्राइक होगा, ये स्ट्राइक होगा, तो यहाँ से हमने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट को मिला है तो ये हमारे नॉर्मल का काम करेगा। अब जैसे ये जाएगा टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मुड़ जाएगा, और ये मुड़ने के बाद ये यहाँ पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर आई पॉइंट पर इमेज को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पर इमेज बनाया है। तो देखो ध्यान से, ये वाली जो हमारे पास रे है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे है, ये कौन सी रे होगी हमारी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा यहाँ पर, उसको हम नाम देंगे अल्फा। ठीक है, और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम नाम देंगे बीटा, और नॉर्मल जो बनाएगा एंगल प्रिंसिपल के साथ उसको हम नाम देंगे गामा। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो बना रहा है कितना, अल्फा, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बीटा, और जो नॉर्मल है हमारा वो कितना बना रहा है, गामा बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि आई और आर कहाँ पे हैं। आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कौन बनाता है, इंसिडेंट रे बनाता है। इंसिडेंट रे किसके साथ बनाता है, नॉर्मल के साथ बनाता है। तो इस नॉर्मल को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, ताकि हम बड़ी आसानी से पहचान पाए कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर जो ये इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है एंगल आई, तो ये हमारा एंगल हुआ आई। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टेड रे बनाता है नॉर्मल के साथ एंगल, उसको क्या बोलते थे हम, आर। तो यहाँ पर ये हो गया आर, तो ये आई हमारा इंसिडेंट एंगल और ये आर हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये सारे एंगल क्लियर हो गए। अल्फा क्या है, जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और बीटा क्या है, जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। गामा क्या है, जो हमारा नॉर्मल प्रिंसिपल के साथ एंगल बना रहा है। और आई क्या है, जो हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है उसको हम आई बोलते हैं, पहले भी वही कह रहे थे हम। और जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ बना रहा है एंगल, उसको हम आर बोल रहे हैं। तो ये सारे एंगल क्लियर हैं क्या, कोई डाउट तो नहीं इसमें जरा सा भी, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं। ठीक है ना, सभी को क्लियर है। अब इसके डेरिवेशन पे आते हैं। अभी डायग्राम अगर समझ आ गया तो अब इसमें देखो, डायग्राम ही समझ आ गया तो डेरिवेशन बड़ी सिंपल इजी है। रिफ्रैक्शन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और रिफ्रैक्शन के दो लॉ में से एक इंपॉर्टेंट लॉ था, कौन सा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। हम इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्या कहते हैं, रिलेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो जरा ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इज इक्वल टू में साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, ये बोलता है। अब ये म्यू कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर से किधर जा रहे हैं हम, तो हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन लिया, इसका लिया हमने म्यू टू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा, तो इसीलिए हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे एक्सपेंड करके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमने डायरेक्ट यही यूज किया है, म्यू टू अपॉन में म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई क्या है यहाँ पे, ये इंसिडेंट एंगल, और ये आर क्या हमारे पास, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे एंगल स्मॉल है, हमने दूसरा assumption माना था, याद होगा कि एंगल इज स्मॉल, और जब एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम, थीटा। तो साइन आई को क्या लिखोगे, साइन आई को हम लिख सकते हैं आई, और साइन आर को क्या लिखोगे फिर, आर। तो यहाँ पर जहाँ पे साइन आई लिखा हुआ है वहां पे हमने आई लिख दिया, जहाँ पे साइन आर है वहां पे आर लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि एंगल इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे साइड में मेंशन कर सकते हैं एज एंगल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, सो वी कैन राइट साइन आई एज आई एंड साइन आर एज आर। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा हमें, देखो ये गया इधर, तो म्यू टू इंटू में आर इज इक्वल टू, ये इससे गया तो म्यू टू ये सॉरी ये क्या हमारे पास म्यू वन है, म्यू वन इंटू में आई, तो इसको हमने इधर भेजा, इसको हमने इधर भेजा, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, सिंपल है हमारे पास, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई, ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो इक्वेशन फर्स्ट आई है इसमें हम
आर की वैल्यू और आई की वैल्यू को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यानी इस आई की वैल्यू को और आर की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं डायग्राम से। तो ध्यान दो ये आई और ये आर कैसे मिलेगा इस डायग्राम से, तो इसको ध्यान से समझना। ये जो हमारे पास आई है ना, इस पे फोकस करो। ये जो हमारे पास आई है, ये किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है या किस ट्राइंगल से रिलेटेड है, इसको जरा सोचने की कोशिश करो। यहाँ पे कोई ट्राइंगल का बाहरी एंगल दिख रहा है क्या ये तुम्हें आई, या किसी ट्राइंगल से रिलेटेड दिख रहा है क्या, बताओ जरा। कोई दिख रहा है ट्राइंगल यहाँ पे? बताओ ये आई किस ट्राइंगल का पार्ट है? किसका? एम MC और I। अच्छा, ये एम से ना हमने एक परपेंडिकुलर गिरा रखा है, पी से नाम दे रखा है, ठीक है। अच्छा, कौन सा बता रहे थे आप? MPC। MPC और MPO। MPO। देखो ये जो हमारे पास एंगल आई है, ये किस ट्राइंगल का बाहरी एंगल है, जरा ध्यान समझना। ये हमारे पास लाइन सीधे सीधे जा रहा है, ये MPO का बाहरी एंगल होगा ना फिर? नहीं बिल्कुल सॉरी, नहीं। MCO। हाँ वेरी, अब ये सही है, इसमें वेरी सही है, क्योंकि देखो ये M है और ये C है और ये हमारे पास O है ना। तो देखो ध्यान से, ये अगर मैं ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ये देखो, तो इसको अगर मैं आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका क्या कि जो बाहरी एंगल होता है वो इक्वल टू होता है सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स, है ना। ये वाला एंगल कितना था हमारे पास, ये वाला हमारा एंगल था गामा, और ये वाला एंगल कितना हमारे पास, अल्फा। तो मुझे बता सकते हो क्या इस आई को तुम क्या लिख सकते हो? इस आई को हम क्या लिख सकते हैं इसमें? आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस का गामा, ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें सभी किसी को भी। ये जो हमारे पास है बाहरी एंगल है, और बाहरी एंगल को सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स लिखा जा सकता है। तो हमने एंगल आई को क्या लिखा, अल्फा प्लस में गामा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? नहीं। ठीक है। अब हम आते हैं, आई तो मिल गया है ना, आई का काम हो गया इसमें। अब आर बता दो, आर किस ट्राइंगल का पार्ट है, या बाहरी एंगल हो या उस ट्राइंगल के अंदर हो, तो आर किस ट्राइंगल का पार्ट है, बताओ। MPI। एम पी। अब पी देखो ये वाला हो गया हमारे पास एम पी और आई, लेकिन एम पी आई में ये पूरा एंगल आना चाहिए था ना आर, तो ये छोटा सा एंगल है, सिर्फ इतना ही है, तो इसमें तो नहीं आ रहा। किस ट्राइंगल में आ रहा बताओ? MOI। एम ओ और आई, ये तो बड़ा वाला हो गया, इसमें ये पूरा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ये तो इतना ही सही है। तो ये बताओ, ये तो आर तो यहीं पे है, ये जरूरी नहीं बाहरी हो, किसी ट्राइंगल का भी पार्ट हो सकता है वो। तो देखो ध्यान से, यही तो ट्राइंगल है एम सी आई, है ना, ये हमारे पास है। यहाँ से इस ट्राइंगल को अगर हम बनाते हैं ऐसे, तो देखो ये जा रहा है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब ये वाला है हमारा एंगल आर, ये वाला है हमारा बीटा, इसमें बाहरी एंगल कहाँ पे है, तो ध्यान दो जरा, इसी को अगर आगे बढ़ा लो तो यही तो है अल्फा। तो ध्यान देना इसमें बाहरी एंगल का काम कौन कर रहा है, सॉरी गामा, गामा जो है वो बाहरी एंगल है। तो इसमें इंटरनल एंगल्स आर हो गया और बीटा हो गया, और बाहरी एंगल कौन सा हो गया, गामा। तो इसमें मैं क्या लिखूं बताओ? इसमें हम लिखेंगे गामा इज इक्वल टू आर प्लस में बीटा। समझ आइए, किसी को डाउट तो नहीं मैंने कैसे लिखा ये चीज? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने लिखा है आर, ये गामा इज इक्वल टू आर प्लस में बीटा, ओके। ये आर और बीटा क्या है, ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल हैं, और गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी एंगल है। तो इसको ऐसे ऐसे था, लेकिन हमें तो चाहिए था आर सिर्फ, तो बीटा को उठा के इधर भेज दो, बीटा चला जाएगा इस साइड में, तो आर की वैल्यू क्या आएगी बताओ?
r इज इक्वल टू आ जाएगा गामा माइनस का बीटा। तो हमने r की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो समझ आया क्या? i कितना आया? अल्फा प्लस में गामा, और r क्या है? गामा माइनस का बीटा। तो i और r दोनों वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे अभी हम, यहाँ पे i की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों वैल्यू को उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो इसके अंदर अब रख दो। आर की वैल्यू हाँ, यहाँ पे r की जगह पे और i की जगह पे पुट करें तो देखो सेम वही आया, i इज इक्वल टू अल्फा प्लस में गामा एंड r इज इक्वल टू गामा माइनस का बीटा। सेम यही था। दोनों की वैल्यू को एक हम और से बता दो दोबारा वैल्यू बताओ, कैसे आई। किसकी वैल्यू? हाँ, आर की। r की वैल्यू कैसे है? देखो r जो हमारा है वो किस ट्राइंगल में आ रहा है? ये आ रहा है m, ये i और c में, है ना? ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है जो मैंने पिंक कलर में बना रखा है। इस ट्राइंगल का अंदर वाला एंगल है हमारा r, और एक अंदर वाला एंगल ये कौन सा? बीटा, और बाहर वाला एंगल कौन सा हुआ? गामा। तो हमने पढ़ा ना एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है इसमें वो कौन सा है? वो हमारा है ये वाला गामा। तो गामा इज इक्वल टू आएगा सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स कौन से हैं? आर प्लस में बीटा। लेकिन मुझे तो आर चाहिए, तो इस बीटा को उठा के इधर भेज देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू, ये बीटा आ जाएगा उस साइड में, तो गामा माइनस का बीटा बन जाएगा। तो जहां पे भी आर लिखा हुआ वहां पे क्या लिख सकते हैं हम? गामा माइनस का बीटा। तो वही आया हम पे, आर इज इक्वल टू गामा माइनस का बीटा, और आई क्या है? अल्फा प्लस का गामा। तो ये दोनों वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। आया समझ? हाँ भैया। ठीक है। अब i की वैल्यू और r की वैल्यू को उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। i की जगह पे r की वैल्यू पे पुट कर दो इनको। तो जैसे ही हम पुट करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, समझना। ये हमारे पास है μ2 इनटू में, यहाँ पे r की जगह पे क्या रखा हमने? गामा माइनस का बीटा, और इक्वल टू में क्या था यहाँ पे? μ1 इनटू में i क्या है यहाँ पे? अल्फा प्लस में गामा। ठीक है, अल्फा प्लस में गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब हम अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू को निकालेंगे हम डिस्टेंस के टर्म में। डिस्टेंस के टर्म में मतलब हम डिस्टेंस के टर्म में मतलब निकालते हैं हम यू के, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और जो आर है, आर के यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके टर्म में। ठीक है, हम उसके टर्म में फाइंड करते हैं। क्यों? तो ध्यान देना, जो हम रिलेशन फाइंड करने वाले हैं वो फाइंड करने वाले हैं एक स्फेरिकल सरफेस के लिए, और स्फेरिकल सरफेस में हम हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में निकालते हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ हमारे लिए मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज का मान रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके टर्म में लाने वाले हैं। इसके टर्म में लाने के लिए हमें अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू को डिस्टेंस के टर्म में लाना पड़ेगा। अब डिस्टेंस के टर्म में लाने के लिए हम फिर से ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। अब अल्फा बीटा गामा यहाँ पर इनकी वैल्यूज कैसे लाएंगे, तो इसको जरा ध्यान से समझना। ये हमारे पास अल्फा है, बीटा भी है और गामा की वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो देखो अब ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन जाएगा, तो इसको इक्वेशन में सेकंड मान लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन सेकंड माना, और अब हमारा काम क्या है? अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को निकाला उन ट्राइंगल से। कैसे निकालेंगे? तो जरा यहाँ पे फिर से ट्राइंगल पे आते हैं। अब ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, इनकी वैल्यू हम राइट एंगल ट्राइंगल से निकालते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से क्यों? तो राइट एंगल ट्राइंगल से हमें, देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे? पहले तो इस m से परपेंडिकुलर गिराएंगे। तो ये हमने कराया यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया। अब परपेंडिकुलर अगर गिरा दिया है तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के लिए हमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स मिलने वाले हैं। वो कौन कौन से? तो जरा ध्यान देना, अगर मैं अल्फा की बात करूं, अल्फा कौन से राइट एंगल ट्राइंगल से मिलेगा? तो अल्फा मिलेगा मुझे इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से। देख सकते हो यहाँ पे ये अल्फा, ये रहा हमारे पास। इससे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें अल्फा कहाँ पर है? ये रहा हमारा अल्फा। तो मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसमें? अल्फा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर और ये नीचे बेस के टर्म में? तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है, हमने टेन कैसे निकालते हैं वो पता है हमें। तो ये अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो मैं यहाँ पे निकालूंगा टेन अल्फा। ध्यान देना सभी इधर, टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू, वो क्या आएगा? टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
परपेंडिकुलर कितना है इसका, एम पी, ये एम से लेकर के पी तक का है डिस्टेंस, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, एम पी। और बेस कितना है इसका, यहाँ पे पी ओ या ओ पी, तो पी से ये पी है हमारे पास और ये ओ है, तो इसको क्या ले सकते हैं हम, पी ओ। ठीक है, तो समझ आया, टेन अल्फा हमने इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से लिया है। अब फिर से एंगल तो स्मॉल है, एंगल स्मॉल है तो टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं बताओ, टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा, टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा। बताया था मैंने, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 और टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो क्योंकि एंगल स्मॉल है तो टेन अल्फा को क्या लिख देंगे, सिर्फ अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, एम पी अपॉन में पी ओ, पी ओ, एम पी अपॉन में पी ओ। ठीक है, ये चीज समझ आया। अब यहाँ पर टेन बीटा बताओ किस राइट एंगल ट्राइंगल से मिलेगा, बताओ टेन बीटा किस राइट एंगल ट्राइंगल से मिल सकता है। तो बड़ा ही सिंपल है, यहीं पे इसका रेफरेंस ले लो, एम से लेकर के पी से लेकर के जहां तक बीटा है वहां तक हम जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला क्या है, बीटा है, ये वाला क्या है, 90 डिग्री का है। तो मुझे बताओ टेन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन बीटा, टेन बीटा कैसे लिखोगे इस राइट एंगल ट्राइंगल से, जो ग्रीन वाला है हमारे पास, टेन बीटा क्या हुआ इसमें, बताओ बताओ। एम पी यस, एम पी अपॉन में ओ पी आई, एम पी अपॉन में पी आई, सिंपल है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो एम पी अपॉन में पी आई। फिर से एंगल स्मॉल है, तो एंगल स्मॉल है तो टेन बीटा को क्या ले सकते हैं हम, सिर्फ बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम पी अपॉन में पी आई। तो बीटा की भी वैल्यू निकाली। अब आते हैं गामा, टेन गामा के लिए बताओ कौन सा ट्राइंगल लेंगे, टेन गामा के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे, उसका नाम बताओ। एम पी सी। हाँ, ये एम और ये पी और ये सी, समझ गए। इसमें बताओ जरा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर, एम पी और सी। यस, एम पी अपॉन में पी सी, एम पी अपॉन में पी सी। और फिर से एंगल स्मॉल है तो टेन गामा को क्या ले सकते हैं हम, सिर्फ गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम पी अपॉन में पी सी। तो तुमने यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू निकाली। अब ये तीनों की वैल्यू को उठा के बस उसमें पुट करेंगे। अब ऑलमोस्ट हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं, हमने क्या करा, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से अल्फा बीटा और गामा को फाइंड करा। अब अल्फा बीटा गामा तीनों मिल गए हमें, अब इनकी वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं उसके अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, शिवानंद प्रीति, नो सर। ठीक है। अब ये अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों को वैल्यू को उठा के हम सेकंड इक्वेशन जो हमने माना है इसमें पुट करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, यही हमने निकाला है, एक सेकेंड बस होल्ड करना। हाँ रोहित, हेलो, हाँ रोहित, अभी क्लास ले रहा हूँ। हाँ क्लास ले रहा, पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा, इन तीनों की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अल्फा कितना आया था हमारे पास, तो देखो अल्फा आया था हमारे पास, कहा गया ये एम पी अपॉन में पी ओ, तो यहाँ पर भी वही आया है एम पी अपॉन में पी ओ या ओ पी। ठीक है, और बीटा हमारे पास क्या है, एम पी अपॉन में पी आई, तो बीटा हमारे पास आया है एम पी अपॉन में पी आई। और गामा क्या है हम पे, एम पी अपॉन में पी सी, तो गामा यहाँ भी क्या है हमारे पास, एम पी अपॉन में पी सी। तो ये सारी वैल्यू को उठाया हमने और पुट कर दिया तो सेकेंड इक्वेशन में, तो ये हम पे आ गया म्यू टू एम पी अपॉन में हमने क्या करा, यहाँ पे जो वैल्यू थी गामा की, बीटा की, अल्फा की और गामा की, तीनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, है ना। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ भी एमपी है, यहाँ भी एमपी है, एमपी को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी एमपी, यहाँ भी एमपी है, फिर से एमपी को कॉमन ले सकते हैं, एमपी को बाहर ले लेंगे यहाँ से, यहाँ एमपी को यहाँ से बाहर ले लिया,
ये एमपी से एमपी हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे म्यू टू इंटू में 1 में पीसी माइनस 1 में पी आई इज इक्वल टू म्यू वन और इंटू में 1 में ओपी प्लस में 1 में पीसी। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? एमपी कॉमन आ रहा था तो कॉमन लेके हमने बस काट दिया जस्ट। ठीक है, याद है किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी को भी डाउट? प्रीति, मानसी, शिवानंद, नहीं भैया नहीं। ठीक है ना? हाँ सर। अब यहाँ पर आता है कि अब डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करते हैं, तो मैंने बताया था हम उसको मेजर करते हैं पी से, है ना, जो सेंटर है हमारे पास, मतलब जो पोल था वहीं से मेजर करते हैं। तो अब बताओ पी सी डिस्टेंस कितना है, पी सी। तो फिर से डायग्राम पे आते हैं और पी सी देखते हैं, कहाँ है पी हमारा, ये रहा। पी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है, बता सकते हो इसमें क्या होगा? पी से सी तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का? रेडियस आर। यस, ये हमारा आर है ना, जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पी सी की जगह पे रख देंगे आर, लेकिन प्लस का आर की माइनस का आर, प्लस का आर की माइनस का आर? प्लस का। प्लस का। क्यों? क्योंकि इस P के राइट साइड में, इस P के जितने भी राइट साइड में जाएंगे ये सारे डिस्टेंस प्लस के होंगे, लेकिन P के लेफ्ट वाले कैसे रहेंगे, माइनस के। वही कार्टेशियन रूल यहाँ पे भी लगेगा, बेसिक चीजें नहीं बदलेंगी। ठीक है, तो P से लेके C तक का डिस्टेंस है R, वो भी पॉजिटिव R, तो PC लेंगे हम इक्वल टू R। तो यहाँ पे हमने PC की जगह पे क्या रख दिया, R। अब PI को बताओ क्या है, तो यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं फिर से। PI बताओ क्या है, P ये रहा और I ये रहा, क्या है ये डिस्टेंस, बताओ क्या है पी आई? पी से आई तक का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? यू है, वी है, आर है, क्या है? वी। वी, क्योंकि इमेज है ना ये। आर तो पी से सी तक था, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक था, वो आर था, लेकिन जो वी है वो इमेज डिस्टेंस होता है, तो ये तो इमेज है, तो यहाँ से ले पी से लेके आई तक का डिस्टेंस क्या होगा, वी। तो ये हमारा है वी, तो ध्यान रखना जरा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वी, प्लस का वी माइनस वी, प्लस का भी आएगा माइनस का, प्लस का, क्योंकि वो राइट साइड में बन रहा है। तो इसीलिए हमने क्या करा, फिर से पी आई की जगह पे, ये पी आई की जगह पे क्या रखा है, हाँ पी आई की जगह पे क्या रखा है, वी, वो भी प्लस का। ठीक है, अच्छा, और ये पीसी की जगह तो हम आर रख चुके हैं, तो इस पीसी की जगह हमने वापस आर रखा है। ओपी क्या है, ओपी, ये देखो ओपी, ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस बताओ क्या है, ओ से पी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यस, यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो ये हमारा रहेगा u। तो u ये आ गया, प्लस का कि माइनस का, प्लस का u आएगा कि माइनस का u? माइनस का। माइनस है, क्योंकि वो लेफ्ट में बन रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर OP की जगह क्या लेंगे, माइनस का u। समझ गए? और PC तो हमारा r था, तो r, तो हमने क्या करा, सभी को डिस्टेंस के टर्म में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब करने क्या वाले हैं, मुझे r वाला टर्म यहाँ भी दिख रहा है, r वाला टर्म यहाँ भी दिख रहा है, मैं r वाले को एक साथ लाना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, μ2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, μ2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो μ2 अपॉन में r बनेगा, μ2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे μ2 अपॉन में v बनेगा, μ1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो μ1 अपॉन माइनस का u, और μ1 को इससे करेंगे तो μ1 अपॉन में r। इतना आ गया। अब जो हमारे पास r वाला टर्म है उसको ना एक तरफ करने वाले हैं, कैसे, इसको उठाओ और इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास μ2 अपॉन में r, और ये μ1 वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का μ1 अपॉन में r। ये वाले को उठा करके इधर लेके चले आते हैं तो ये आ जाएगा μ2 अपॉन में v। बस हमने r वाले को एक तरफ कर दिया। अब दोनों r का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, r, और ऊपर क्या बन गया, μ2 माइनस का μ1, ठीक है, इज इक्वल टू μ1 अपॉन में माइनस का u प्लस में μ2 अपॉन में v। तो फाइनली जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो ये वाला एक्सप्रेशन है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये क्या कहता है रिलेशन हमें, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r इज इक्वल टू क्या आएगा, μ1 अपॉन में माइनस का u प्लस में μ2 अपॉन में v। μ1 क्या है इसमें बताओ जरा, μ1 है क्या, तो μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ मीडियम 1, जो कि कैसा मीडियम है, वो रेयरर मीडियम है। म्यू टू क्या है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जो कि हमारा डेंसर। ओके, तो ये था। और आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है इमेज डिस्टेंस। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है, जो कि इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या है ये, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन में माइनस का यू प्लस म्यू टू अपॉन में वी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको अभी याद कर लो और अभी सुनाओ मुझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इसे याद कर लो, मैं स्क्रीन पे ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, और फिर अभी तुम सुनाओगे इसको। चीटिंग नहीं करना है, ठीक है, सुनाते टाइम। अभी इसे हटा देता हूँ मैं। म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन में वी। हो गया यार? हो गया शिवानंद, प्रीति, मानसी? हो गया भैया। हो गया, चलो फिर शिवानंद पहले तुम एक सेकेंड। चलो सुनाओ शिवानंद, क्या था एक्सप्रेशन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। u2 minus u1 by r म्यू, is म्यू equal टू to म्यू, यू नहीं u1 म्यू। nu2 by nu1 upon r is equal to nu2 नहीं sorry nu1 हाँ by minus u हाँ plus हाँ, nu2 by v। ठीक है। इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, म्यू वन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का, हाँ रेयर मीडियम का। म्यू टू क्या है? सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू, यू क्या है? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी? v इमेज डिस्टेंस। ठीक है, सुनाओ प्रीति। म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर इक्वल टू हाँ म्यू वन अपॉन में माइनस का यू हाँ, प्लस का म्यू टू अपॉन में वी। ठीक है। इसमें म्यू क्या, म्यू वन क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट का। फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम कौन सा था हमारा, रेयर मीडियम। ठीक है, हाँ। हाँ, और इसमें वी क्या है? वी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, प्रीति मानसी सुनाओ। भैया न्यू वन माइनस सॉरी न्यू टू माइनस न्यू वन अपॉन में आर इज इक्वल्स टू हाँ न्यू वन हाँ अपॉन में माइनस का यू, हाँ, उसके बाद प्लस न्यू टू अपॉन में वी। म्यू टू अपॉन वी, ठीक है। इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। म्यू वन क्या है? न्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम वन का, रेयर मीडियम का। रेयर मीडियम का, ठीक है। म्यू टू, म्यू टू क्या है? वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ ठीक है, चलो तो ये हो गया तुम्हें याद। अब उसके ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, घर से करके लाना है, ठीक है। अभी इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अभी मेरे को थोड़ा जाना है यहाँ पे, इस वजह से। तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, बस क्वेश्चन को देख लो और ये तुम्हें घर से करना है। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस। ध्यान दो, लेंस या मिरर नहीं बोल रहा, वो डायरेक्ट सरफेस बोलेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस है, उसके लिए। अच्छा, एक चीज खास ध्यान रखना, जब भी हम कॉन्वेक्स सरफेस लेंगे तो फोकल लेंथ कैसा लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये मैंने वहां पे भी बताया था। कॉन्वेक्स लेंस कैसे मतलब कॉन्वेक्स सरफेस जब भी है फोकल लेंथ लेते हैं हम प्लस का, लेकिन अगर वही कॉनकेव आ जाए तो कैसे लेते हैं, माइनस का, ठीक है।
तो यहाँ पर इसने क्या बोल रखा है कि an object is placed 10 centimeter from a convex surface of focal length 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसने हमें फोकल लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म्ड एट 5 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बना है? 5 सेंटीमीटर बना है। देखो क्या चीज गिवन है पहले वाले केस में। पहले वाले केस में हमें इसने बोल रखा कि u, जो हमारा u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर है, ये प्लस होगा या माइनस का होगा? बताओ, प्लस का लेंगे कि माइनस का लेंगे? बताओ, जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं वो किधर लेते हैं? हाँ, लेफ्ट साइड में लेते हैं ना, तो नेगेटिव का होगा बाय डिफॉल्ट। और हमारा इमेज जो रियल वाले केस में होता है वो राइट में बनता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसीलिए यहाँ पे u लेंगे हम माइनस का 10 सेंटीमीटर। और ये फोकल लेंथ हमें दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा बताओ? अगर फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल हो जाएगा, है ना? तो डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 या माइनस 4। कौन सा लेंस कौन सा सरफेस है? प्लस का माइनस का वो प्लस का 4 हो प्लस जाएगा। का, क्योंकि ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना, तो इसीलिए आएगा हाँ। हमारे पास प्लस का। तो ये प्लस का हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास v भी गिवन है। इमेज इज फॉर्म्ड एट 5 सेंटीमीटर, यानी v हमें पता है। v हमारा इमेज किधर बना था? राइट साइड में बना था, याद होगा। तो ये क्या लेंगे हम? प्लस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है और इन दी डेंसर मीडियम, कह रहा है इमेज जो बना है वो कहाँ बना है? डेंसर मीडियम बना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है इसने? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है इसने 1.5। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। अब देखो ध्यान से, जो भी हम ग्लास वगैरह ले रहे हैं वो हम एयर के रिस्पेक्ट में ही तो ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा म्यू1 है कि म्यू2 है? तो ग्लास को हम म्यू2 मान रहे थे ना, तो ये हमारा म्यू2 है। तो म्यू1 क्या होगा? म्यू1 तो गिवन ही नहीं है इसमें। तो एयर के लिए हमने पढ़ा है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं? 1। अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के इक्वल लेते हैं, तो 1। तो बाय डिफॉल्ट अगर कभी गिवन नहीं होगा तो तुम इसे क्या लोगे? 1। तो ये सारी वैल्यूज गिवन है हमें यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है फिर, जब सारी वाली दे दिए तो? ये हमारे पास r की वैल्यू गिवन है, म्यू1 म्यू2 गिवन है, u v, अच्छा दोनों यहाँ पे दे रखे हैं। अच्छा, म्यू2 पूछा है इसमें मेरे ख्याल से, ये तुम्हारा ना इसमें शायद ये मेंशन यहाँ पे इसने डाल रखा है, बट कोई नहीं। इस क्वेश्चन में ये तुम्हें ना म्यू2 फाइंड करना है। ओके, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो ये सारे डाटा गिवन है, तुम्हें हम म्यू2 को फाइंड करना है। म्यू1 क्या होगा हमारे पास? एयर के लिए 1 लेते हैं ना, तो तुम्हें घर से करके लाना है क्वेश्चन। ओके, म्यू2 फाइंड करना, क्वेश्चन में इसमें लिख रखा पहले से, तो ये काम करके लाना है। ओके, इसको यहीं तक ही रखते हैं हम।